तो आइए हम लोग बढ़िया से जानते हैं इंट्रोडक्शन कि पहला जो चैप्टर है हमारे क्लास 10 का रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसका जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, ताकि आपके मतलब एग्जाम में आने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटे, आप हर एक क्वेश्चन का धुआं धुआं कर दो। तो उसके लिए आप एकदम बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और देखिए। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट अच्छा कीजिएगा और फाइनली मेरा सपोर्ट भी कीजिएगा, ठीक है। तो आइए, तो बॉयज आर यू रेडी? गर्ल्स आर यू रेडी? तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे बिहार बोर्ड क्लास 10th का, वो चैप्टर है संख्या। क्या है? मतलब वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या यानी कि नंबर। क्या? नंबर। ये जो नंबर होता है वो नंबर क्या होता है? तो नंबर क्या है? नंबर एक गणितीय वस्तु है। नंबर क्या है? एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग हम किसी चीज को गिनने या उसका तुलना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसका उपयोग हम क्या करते हैं? गणना एवं तुलना करने के लिए। जो संख्या है इसका उपयोग हम क्या किस लिए करते हैं? तो गणना एवं क्या करने के लिए? तुलना करने के लिए किया जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, संख्या का जो भी इंट्रोडक्शन है इसका अगर आप पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, ठीक है। अब यहां देखो, संख्या क्या है? संख्या का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो गणना एवं तुलना करने के लिए। किसके लिए करते हैं? गणना एवं तुलना करने के लिए। तो संख्या को दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? संख्या को कितने भागों में विभक्त किया गया है? दो भागों में। पहला भाग क्या है? पहला भाग है वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? संख्या। कौन सा संख्या? इसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। और दूसरा है एक काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। इसको हम लोग बताएं इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? तो ये जो काल्पनिक संख्या है ना, इसको हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, 11th और 12th में। किसमें? 11th और 12th में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर को। जब हम लोग मैथ पढ़ेंगे 12th में, साइंस रखेंगे, तो हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या की क्या होती है? हम केवल कल्पना कर सकते हैं, इसका कल्पना के अलावा इसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है। जैसे हम बोलेंगे √5 माइनस प्लस। अब इसका कोई रियल वैल्यू है ही नहीं कि 2 है कि 3 है कि 4 है, या इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है। इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि लगता है या 2 के आसपास है या तो -2 के आसपास है, ठीक है। तो यह इसका कोई रियल वैल्यू है क्या? नहीं है। जब इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है तो ये काल्पनिक संख्या हो गया। कौन सी संख्या? क्योंकि एक इसका केवल हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। तो जिस संख्या की केवल हम कल्पना मात्र कर सकते हैं वो कौन सी संख्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। फिर आते हैं हम लोग किस पे? वास्तविक संख्या पे। किस पे? वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या है या इसका हम पूरा का पूरा इसका उपयोग हम गणना एवं तुलना करने के लिए किया जाता है। इसका वैल्यू क्या होता है? वास्तविक होता है। मतलब जिस गणितीय वस्तु का उपयोग हम वास्तविक गणना एवं तुलना करने के लिए करते हैं उसे कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। हम लोगों को यही पढ़ना है, वास्तविक संख्या। तो हमारे क्लास 10th में वास्तविक संख्या बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें देखते हैं कौन कौन सी वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है। तो सबसे पहले देखो यहाँ कि छोटा एकदम बेसिक है, शुरू से है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या। कैसी संख्या है? गिनती की संख्या। प्राकृतिक संख्या किसकी संख्या है? यह गिनती की संख्या है। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से अब 1 से इनफिनाइट तक, मतलब 1 से अनंत तक की संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? गिनती की संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। चलो उसके बाद देखो दूसरी संख्या क्या है?
प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर। इसको W से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, यह पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को सम्मिलित कर दें, प्राकृतिक संख्या एक से एबव होता है, एक से ऊपर होता है, एक से अनंत तक होता है, उसमें अगर हम क्या लगा दें? जीरो लगा दें। क्या लगा दें? शून्य लगा दें, तो क्या हो जाएगा? यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा? कौन सी संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। उसके बाद फिर क्या है कि अगर यहाँ देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जा रही है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसको लेके चले इधर तक, तो यहाँ देखो प्राकृतिक संख्या इसमें सम्मिलित है। यह पूर्ण संख्या, पूरा का पूरा क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में देखो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक से इधर तक तो है, लेकिन 0 अगर उसमें नहीं है तो हम क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। फिर देखो क्या है तीसरा, कौन सी संख्या है? सम संख्या। कौन सा संख्या? सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। जो संख्या 2 से क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा, उसे कौन सी संख्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। अब देखो, सम संख्या को पहचानने का एक ट्रिक भी है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसे कौन सी संख्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? सम संख्या। और इसी के जस्ट सड़ा हुआ बगल में क्या है? विषम संख्या। कौन सी संख्या? कौन संख्या है? विषम संख्या। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो सम संख्या नहीं है तो वह विषम हो जाएगा, जो सम नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? जो सम नहीं होगा क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। मतलब जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे, यह संख्या 2 से पूरा पूरा क्या हो? पूरा पूरा न कटे। क्या हो? न कटे। यानी कैसा कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो, वो कौन सी संख्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। फिर देखो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। थोड़ा यहां ध्यान रखना कि भाज्य संख्या कौन सी संख्या? भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है कौन कौन से टेबल में है, कौन कौन से पहाड़ा में है, कौन कौन से पहाड़ा में। अगर 2 से अधिक पहाड़ा में अगर हो जाए उसे कौन सी संख्या कहेंगे? हम भाज्य संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ बात करें 4 की, क्या की? 4। अगर 4 देखते हैं तो 4 देखते हैं 1 के टेबल में है, फिर 2 के टेबल में है, फिर 4 के भी टेबल में है। मतलब यह संख्या देखो, इसका संख्या का गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है। मतलब 1 गो, 2 गो, 3 गो, मतलब 2 गो से ज्यादा है ना, यह कौन सी संख्या हो जाएगा? मतलब भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? ध्यान रहे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। क्या है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि अगर इससे कम लेंगे हम, देखो 2 ले लिए, 1 याद रखना, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ अगर हम 2 ले लेंगे तो 2 केवल 1 और 2 ही में है, फिर 3 लिए तो 1 और 3 ही में है कि नहीं है? तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो जा रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसका 2 से अधिक अगर गुणनखंड नहीं हो रहा है तो यह भाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या नहीं है। फिर देखते हैं क्या है उसके बाद। देखो क्या है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। ये जो अभाज्य संख्या है ना, मतलब वैसा संख्या जिसका क्या हो? 2 ही गुणनखंड हो। जिस संख्या का कितना गुणनखंड हो?
दो ही गुणनखंड हो, मतलब केवल दो ही टेबल में हो। एक में, मतलब एक में हो और एक स्वयं में हो, एक और स्वयं में हो, मतलब स्वयं का मतलब खुद में हो। अगर हम बात करें किसकी, दो की, तो दो देखो एक में तो है ही, उसके साथ साथ यह किस में है, एक में भी है और उस दो ही में, खुद में है, स्वयं में है। फिर तीन की बात करो तो एक में है और खुद स्वयं में है। अगर किसकी बात करें, सात की बात कर ले तो एक है और सात है, मतलब एक में तो है ये है, फिर प्लस खुद में है, ठीक है ना। तो वैसा संख्या जो एक से विभाजित हो और वह खुद से विभाजित हो, उसे कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। ध्यान रहे, सबसे पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे छोटी और सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, दो होता है। कितना होता है, दो होता है। क्योंकि अगर यहाँ चार है और दो है तो सबसे छोटा दो है और सबसे छोटी क्या है, अब अभाज्य संख्या दो है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, चार है कि नहीं है। तो अब देखो छोटका से बड़का में क्या करते हैं, भागा करते हैं। दो से क्या करेंगे, चार में भागा देंगे, दो से चार में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, ये कट जाएगा। तो एचसीएफ जब निकालते हैं तो जिससे पूरा पूरा कट जाता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ। यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा, दो। क्या हो जाएगा, दो। तो सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना हो जा रहा है, दो। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना हो जा रहा है, दो हो जा रहा है। कितना हो रहा है, दो। उसके बाद देखो एक संख्या है यौगिक। कौन सी संख्या है, यौगिक संख्या। कौन सी संख्या, यौगिक संख्या को भाज्य संख्या को यौगिक संख्या माना जाता है। भाज्य संख्या को कौन सी संख्या माना जाता है, यौगिक संख्या। क्योंकि यौगिक संख्या का कहना है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अदर संख्या से भी विभाज्य हो, उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं। इसलिए यह क्या हो गया, भाज्य हो गया। मतलब जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, मतलब एक और किसके अलावा, स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित हो, दूसरा भी संख्या से विभाज्य हो, उसे कौन सी संख्या कहेंगे, यौगिक संख्या। कौन सी संख्या कहेंगे, यौगिक संख्या। फिर क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ये थोड़ा तुम्हारे क्लास 10th के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सहअभाज्य संख्या वैसे दो संख्याओं का युग्म होता है, दो संख्याओं का क्या होता है, युग्म। दो संख्याओं का क्या होगा, युग्म। किसका युग्म, दो संख्याओं का युग्म का मतलब जोड़ा होता है। सौ मतलब जोड़ा का दो, अभाज्य संख्या मतलब दो अभाज्य संख्या का जोड़ा हो या अदर कोई भी संख्या का जोड़ा हो जिसका एचसीएफ क्या हो जाए, एक हो जाए, जिसका एचसीएफ क्या हो जाए, एक हो जाए, समझ लो वो कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। मान के चलो अगर हम ऐसा दे दें, क्या यहाँ पे 5 ले लेते हैं और फिर 7 ले लेते हैं, ये कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। फिर हम 3 ले लेते हैं, फिर 5 ले लेते हैं, क्या कौन सी संख्या हो गया, सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगा, उसको देखो 11 ले लेते हैं, फिर 13 ले लेते हैं, कौन सी संख्या हो गया। उसके बाद देखो 17 ले लेते हैं और 19 ले लेते हैं, कौन सी संख्या हो गया, सहअभाज्य संख्या। क्योंकि इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, जिस संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, जिस दो संख्याओं का युग्म का अगर क्या हो जाए, एचसीएफ एक हो जाए, उसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहेंगे। उसके बाद देखो क्या है, संपूर्ण संख्या। कौन सी, संपूर्ण। कौन सी संख्या, संपूर्ण। कौन सी संख्या, तो जो संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या 1 से 1 to 100 के बीच, 1 से 100 तक के बीच दो ही संख्या है, एक 6 है, एक 28 है। यह संपूर्ण संख्या क्या होता है कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या के 2 गुना के बराबर होता है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं। जैसे 6 का अगर हम गुणनखंड कर लें तो एक में एक, मतलब 1 के टेबल में है, फिर 2 के टेबल में है, फिर किसके टेबल में है, 3 के टेबल में, फिर किसके टेबल में है,
6 के टेबल में है। अब इस संख्या का अगर योग इस संख्या के 2 गुना के बराबर हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या। तो जो चलो देख के देखते हैं प्रूफ इसका, देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। जैसे 6 गुनी 2 इस संख्या के 2 गुना के बराबर इसका बराबर होना चाहिए। तो 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 2 11 1 12, इधर 12 6 दूनी 12। अगर दोनों साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग, इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके गुणनखंडों का योग। अभाज्य गुणनखंड नहीं बोलना है, अभाज्य गुणनखंड दूसरा होता सिखाएंगे बाद में। ये देखो ये गुणनखंड है, ये क्या है? गुणनखंड है। जो ये गुणनखंड का अगर हम इसका योग कर दिए तो 12 हुआ और इसके 2 गुना के बराबर हो जाए तो यह कौन सी संख्या हो जाएगा? संपूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? संपूर्ण संख्या। अब कोई संख्या, उसके बाद देखो अब तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो तुम लोगों के लिए क्या है? जरूरी है। जो क्या है तुम लोगों के लिए? जरूरी है। अब आते हैं परिमेय। किस पर? परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, और इससे पहले जितना भी बताया सब क्या था? तुम्हारे लिए बेसिक था, ठीक है। अब यहां देखो ये जरूरी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। देखो इस समय बाय 1 गेट 1 फ्री है। एक को सीखो दूसरा ऑटोमेटिक। जो परिमेय अगर सीख लिए तो जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा? परिमेय को अगर हम सीख लिए तो जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा? जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा? नॉर्मल सी बात है कि अगर हम परिमेय सीख लिए, क्या सीख लिए? परिमेय अगर सीख लिए तो जो परिमेय नहीं हुआ वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? पानी प्यास जल्दी लग जाता है, इसलिए पानी पी लेना चाहिए। अब यहां देखो परिमेय और क्या है? अपरिमेय। परिमेय संख्या, ध्यान रहे, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है। कैसे संख्या? वैसा संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर p/q के रूप में अगर कोनो संख्या को हम लिख दिए तो वो कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। जैसे अगर हम यहां बात करें, ध्यान रहे, q डज नॉट 0, कभी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। और यह जो परिमेय संख्या होता है ना, इसका जो युग्म है, जो 2 संख्या दिया रहेगा उस संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो संख्या अगर देगा उसका अगर एचसीएफ 1 नहीं है तो वो परिमेय के काबिल नहीं है। अब यहां देखो, इसको जो जिसका 2 संख्या का एचसीएफ अगर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वाभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? स्वाभाज्य संख्या। जिस 2 संख्या का योग नहीं, जिस 2 संख्याओं का युग्म का अगर एचसीएफ कितना हो जाए? 1 हो जाए तो उसे कौन सी संख्या कहेंगे? स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। तो ध्यान रहे, परिमेय संख्या के लिए स्वाभाज्य होना जरूरी है। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। नीचे में क्या नहीं होना चाहिए? ध्यान रहे। अगर हम बात करें यहाँ 10/5 की, तो यहाँ सबसे पहले ये देखो, क्या इस 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 1 हो रहा है? नहीं हो रहा। ये 2 से 5 दूनी 10 घट जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जा रहा है? 5। तो इसका जब एचसीएफ 5 हो जा रहा है तो यह तो 1 नहीं हुआ, इसका एचसीएफ 1 नहीं हुआ, स्वाभाज्य नहीं हुआ, तो यह संख्या परिमेय नहीं होगा। यह संख्या क्या नहीं होगा? हाँ, इसको हम सकल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम सकल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम सकल कह सकते हैं। हाँ, फिर इसका क्या करेंगे? सरलीकरण करेंगे। क्या करेंगे इसका? सरलीकरण। मतलब इसको हम डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2/1 इसका सरलीकरण रूप है, इसको सरल कर दिए, तब जो इसका 2/1 है यह संख्या परिमेय हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ध्यान रहे, जब कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसको हम सरलीकरण कर देंगे, सरल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, फिर सॉल्व करने के बाद अगर वह p/q को फॉलो कर रहा है तो वह कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वह परिमेय संख्या
हो जाएगा। थोड़ा सा और देखना है कि परिमेय संख्या क्या बोले कि नीचे में जीरो ना होना चाहिए, ऊपर तो हो सकता है। तो क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं तो हम एक दे देंगे, तो ऊपर वाला p का मान जीरो हो गया, नीचे वाला q का मान एक हो गया। तो हमको q डज नॉट जीरो चाहिए, नीचे जीरो नहीं चाहिए, ऊपर जीरो चल सकता है। नीचे जीरो नहीं चाहिए, ऊपर जीरो चल सकता है। चाय कप में आना था, ये तो ठंडा में गया। ठीक है, ठंडा में चाय पीते हो तुम लोग? बच्चे को चाय पीना चाहिए, थोड़ा बहुत पी लेता है तो कोनो बड़ी बात नहीं। अब एक बाल्टी लेके उसमें बिस्कुट दे के घुमा के खींच लेगा तब तो गलत बात है ना। एक बाल्टी में बिस्कुट दे दिया, बोरा का बोरा, हाई सबको देखते हैं एक एक बोरा एक बाल्टी में चाय लेता है, आधा एक बोरा बिस्कुट। घर का जितना सदस्य है सब मिलकर खींच लेगा, दलित सब कहीं का। तो हाँ, यहाँ देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? परिमेय संख्या। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, कोई भी संख्या क्या होना चाहिए? स्वाभाज्य होना चाहिए। सारे सिस्टम को समझ में आ गया। अब देखो 6/5 कहेंगे, परिमेय है क्या? हाँ है, क्योंकि सर इसका एचसीएफ निकालिए ना, एक होगा। क्या होगा? एक होगा। बस ध्यान रहे कि कटने वाली संख्या नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ 4/2 देंगे, देखो होगा क्या? नहीं, ये परिमेय नहीं है, परिमेय का हम शक्ल है। इसको सरलीकरण करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/1, ये क्या होता है? कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब सेम बात है इधर, जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा? जो परिमेय नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अब नॉर्मल सी बात यह है कि जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या में थोड़ा सा यह देखना है कि वैसा संख्या जो p/q के रूप में न हो, जो p/q के रूप में न हो, उसे कौन संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे एक टेक्निक है कि अभाज्य संख्या को, इसको अभाज्य संख्या को अगर हम किस में डाल दिए? रूट में, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब रूट अंडर देखो, यहाँ 5 अभाज्य है ना, उसको रूट में डाल दिए, क्या हो गया? यहाँ देखो √2 कौन संख्या? यहाँ √3, √7। ध्यान रहे, ये पांचों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक, मतलब बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई साल कुछ पूछ लेता है इसमें से, और इसका पूछने का अलग टेक्निक भी है। 2 + 3 √5 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 ± √3 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और हम तुम लोगों को अच्छी तरह से सिखाएंगे इसी में नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ध्यान रहे, पाई क्या है? एक पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? और इसका जो पाई का जो वैल्यू है क्या है? 22/7, यह परिमेय है। पाई का जो वैल्यू है 3.1, यह क्या है? परिमेय है। पाई का मान होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। डिग्री को हटा दिया जाए तो यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या। तो परिमेय जितना भी संख्या था सब लोग अच्छा से समझ लिए। अब देखेंगे इस चैप्टर में जो तुम्हारा प्रश्नावली 1.1 है, उसमें इंपॉर्टेंट है यूक्लिड विभाजन परिमेय। क्या है? यूक्लिड विभाजन। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या इसका दूसरा नाम भी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है? एल्गोरिथम। इसको क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान रहे, इससे हर एक साल एगो क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप यूक्लिड विभाजन परिमेय को सीख लिए तो आपका 2 नंबर पक्का, 2 नंबर कंफर्म है। क्यों? 2 नंबर सब्जेक्टिव का, वो भी किसका? सब्जेक्टिव का। क्योंकि एक सवाल इससे होना तय है, फिक्स है, ध्रुव सत्य है। मतलब एक सवाल इससे होगा ही होगा। इसका होता क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेय में? a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस क्या है? R। ठीक है,
अब ये देखो है क्या, बचपन में हम लोग पढ़ेंगे, यहां देखो जब हम किसी भी संख्या में क्या देते हैं, भागा देते हैं। मान लो 10 में 10 से अगर हम भागा दे रहे हैं किस में, मान लो 42 में, किस में दे रहे हैं, 42 में, तो यहाँ 10 से भागा दे रहे हैं किस में, 42 में, और यह 10 का 40 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ बच जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो 4 चीज दिख रहा होगा, कितना, 4। एक देख रहे हो यहाँ क्या है, ये इसको बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको क्या बोलते हैं, भाग फल, और इसको क्या बोलते हैं, शेष फल। यहां देखो यही है, इसको हम लोग ए बोलते हैं, ए से सूचित करते हैं, इसको बी से, इसको क्यू से, इसको क्यू से, और इसको आर से। यही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ए क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान रहे ए हमेशा बी से क्या होगा, ए हमेशा क्या होगा, मतलब अगर दे दिया कहीं सवाल तो जो बड़का है समझ लो ए है, और जो छोटका है बी है। अब देखो अगर इसी सवाल को हम तुम लोग को बना के यहाँ दिखा दे कि यह मान के चलो कि क्या है, सवाल होगा 1 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10 और किसका 42 का एचसीएफ, मतलब जो यूक्लिड डिवीजन परिमेय है ना, यह एचसीएफ निकालने का क्या है, एक तरीका है। क्या निकालने का, एचसीएफ निकालने का क्या है, तरीका है। ठीक है, तो 10 और 42 का एचसीएफ किससे निकालें, यूक्लिड विभाजन परिमेय से निकालें। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालें या यूक्लिड विभाजन परिमेय से निकालें। तो चलो देखते हैं, इसका इस टाइप से सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे डायरेक्ट दिया है, गिवन कर देते हैं, गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है, 2 चीज तो डेफिनेटली दिया रहेगा, ए और बी, ए और बी। चलो यहां देख लो कि यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है, हम क्या बोले, ए हमेशा बी से बड़ा होता है, तो ए कितना हो गया, उसके बाद उसके ए का मान कितना है 42, और बी का मान कितना है 10। तो यहां लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन किसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस, इसको घेर देंगे ताकि अच्छा लगे। अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो ए है उसको लिखो, ये क्या है यहाँ पे 42 है, बराबर है बराबर 2, बी का मान कितना है 10, बी का मान क्या है, और रफ में हम इसको कर सकते हैं, रफ में क्या करेंगे, 10 से किस में भागा देंगे 42 में, 10 चौका 40, कितना बच गया 2, तो 10 से भागा दिए, तो यहाँ भागफल में कितना है, तो गुना क्या कर देंगे प्लस, शेषफल में क्या है, यहाँ दे देंगे 2। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसका, जो बी है वह ए हो जाएगा, जो बी है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो आर है वह बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ फिर 2 से किस में लगाएंगे 10 में, भाग भी द्वारा सीएफ निकालना जानते हैं ना, तो 2 पंचे 10, ये हो गया खत्म, 2 पंचे 10। ठीक है, तो जब तक शेषफल 0 न बच जाए तब तक हम इसका उपयोग करते रहेंगे। तो 2 गुना कितना हो गया 5, प्लस क्या हो जा रहा है, कितना हो रहा है 0, क्या हो रहा है 0, तो 10 बराबर यहाँ देखो 0 हो गया ना, जब आर क्या हो जाएगा, यहाँ शेषफल हो जाए ना, तो जो बी का मान रहता है वही क्या होता है, तो अतः क्या लिखेंगे HCF ऑफ किसका, कितना 10 और 42, 10 और किसका बराबर कितना हो जाएगा 2, आंसर यही क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेय।
ठीक है, यूक्लिड डिवीजन परिमेय। अब इससे आगे जो 1.1 का सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। थैंक यू।